नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। और आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और ये घटना चक्र की बुक है। और जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पीसीएस या किसी एग्ज़ाम की, उनको ये पता है कि घटना चक्र बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है आरओ एआरओ या फिर पीसीएस जैसे बड़े एग्जामों में। तो दोस्तों, यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर इसको आरओ एआरओ के लिए ही है। लेकिन अगर आप पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सीरीज होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश, अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में जो ये शब्द है किस राजवंश, इस सवाल को ऐसे ही पढ़ा करो। हर सवाल को, हर शब्द को तोड़ तोड़ के। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये मालूम हो चुका है कि यहाँ पर राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ चुका है। फिर से सवाल को हम लोग सही तरीके से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले जानते हैं उत्तर। तो इसका देखिए उत्तर होगा ए, यानी कि मौर्य राजवंश। अब आइए इसमें थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। पहले आप ये जान चुके हैं कि मौर्य राजवंश के अभिलेख से या मतलब मालूम होता है कहीं ना कहीं कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम बात करेंगे। अब ध्यान से पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है। किससे? जो मौर्य राजवंश था उसके आगे चल के एक शासक हुए अशोक, उनका एक अभिलेख था। उसका नाम है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रुमेनदेई। खैर इससे संबंधित सवाल आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। रुमेनदेई एक अभिलेख है, उससे सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म स्थल मतलब होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यह था सवाल नंबर 1। अब आइए बात करेंगे सवाल नंबर 2 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सीरीज है ये। घटना चक्र आरओ एआरओ के लिए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हम लोगों ने तुरंत ही बात किया है इसके बारे में। क्या था? ये देखिए डी है, रुमेनदेई स्तंभ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। क्या लिखा है? रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। अगर मैं पूछ लूँ कि कौन से राजवंश, माफ करिए, कौन से राजवंश, तो आपको बताना है मौर्य राजवंश। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कौन सा शासक, तो होगा अशोक। अब ऐसे सवालों को आपको तोड़ना है। शासक पूछूँ तो अशोक, राजवंश पूछूँ तो मौर्य। आगे आइए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या कहा गया है, एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसमें है प्रश्न नंबर 3 में कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। अब देखिए, आप प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखो और समझो कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो शब्द है इसका उल्लेख मिलता है। इसी सवाल नंबर 3 से एक सवाल और मिल गया है। कभी भी जब आप शब्द सुने त्रिरत्न तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म में उल्लेखित है। अब ये त्रिरत्न है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 3 है इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को हम लोग त्रिरत्न कहते हैं और इसका उल्लेख बौद्ध धर्म में है। अब ये आखिर है क्या, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। जब बुद्ध जी का मृत्यु हो गया, ठीक है, उसके बाद इनकी जो इनका उपदेश था, कह सकते हो, जो इनकी शिक्षा थी, उनको पूरा संकलित कर एक करके फिर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक, ठीक है, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसी को कहा जाता है त्रिपिटक। एक मिनट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ त्रिपिटक, ठीक है। धम्म, बुद्ध, संघ। आगे बढ़ते हैं। ये त्रिरत्न ये है, ठीक है, ये है त्रिरत्न, ध्यान देना, बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। खैर इन सभी का मतलब एक ही हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इसमें कहा गया है कि बौद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए। बहुत अच्छा सवाल है।
तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी यानी कि उदयन। उदयन के समय में जो बौद्ध जी थे वो कौशाम्बी में आए थे, उस समय उनका उस समय कौशाम्बी पर उदयन का राज था। अब बात जान लेते हैं, महात्मा बुद्ध जो था, सॉरी माफ करिए, महात्मा बुद्ध जी जो थे, खैर गलती हो गया, वत्सराज उदयन, उदयन या फिर उदयन कह सकते हैं, कि काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से, ध्यान देना, जो उदयन थे ये पिंडोला भारद्वाज एक लोग थे, उनके प्रभाव में, उनके जो थे पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। यानी कि देखिए उदयन, अब आपको एक चीज़ समझ में आ चुका है कि उदयन जो कौशाम्बी के कह सकते हो उस समय जिनका शासन था वो भी बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, लेकिन किसके प्रभाव से? तो एक लोग थे पिंडोला भारद्वाज, उनके प्रभाव से, उनके द्वारा बौद्ध की शिक्षा दीक्षा को उन्होंने लिया। इस चीज़ को ध्यान देना, डायरेक्ट संबंध इनका बौद्ध से नहीं है कि बौद्ध जी के द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ना, पिंडोला भारद्वाज, ये सब ध्यान देना। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। यहाँ पे 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट। अभी मैंने इसका PDF नहीं बनवाया, क्योंकि अगर PDF बनवाता तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो आप सभी का सिलेबस छूट जाता। तो मैंने सोचा कि अभी इसी तरह काम चले, फिर PDF बन जाएगा, फिर PDF का भी वीडियो बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या पूछा गया? प्रथम। देखिए बौद्ध परिषद का संचालन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया प्रथम, तो इन शब्द पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ प्रथम के बजाय द्वितीय भी हो सकता था, तृतीय भी हो सकता था। तो आपको क्या ध्यान देना है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन, ये पूरे शब्द पर गौर करना है। निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि महाकश्यप। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन का संबंध है महाकश्यप से। अब आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रथम बौद्ध संगीत जिसे हम प्रथम बौद्ध परिषद भी कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रथम बौद्ध परिषद या फिर प्रथम बौद्ध संगीत। ठीक है, दोनों एक ही है। बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सतपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, ये चीज़ ध्यान देना। जब प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी तो उस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप यानी कि महाकश्यप ने की। इसकी जो अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। लेकिन उस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। इस चीज़ को ध्यान देना है। तथा इसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। अगर पूछा जाए कि जब प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप। और उस समय मगध का मतलब शासक कौन था? अजातशत्रु। और इस प्रथम बौद्ध परिषद का जब संचालन हुआ था तो उस दौरान महात्मा बुद्ध के कौन से 2 प्रिय शिष्य उस समय उपस्थित थे? तो उसमें होगा पहला आनंद और दूसरा होगा उपाली। इस चीज़ को ध्यान देना, कभी भी सवाल को बदल के पूछा जा सकता है कि कौन से 2 शिष्य उपस्थित थे। तो पहला होगा आनंद, दूसरा होगा उपाली। इस चीज़ को ध्यान देना। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। ये अब देखिए, हमने अभी किससे पहले क्या बात किया? प्रथम। इसमें क्या पूछ लिया गया है? चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो इसका उत्तर होगा ए यानी कि कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि प्रथम बौद्ध संगीत या फिर प्रथम परिषद का संचालन, बात एक ही है, चाहे बौद्ध संगीत को या फिर परिषद को, बात एक ही है। प्रथम किसके अंतर्गत हुआ था? तो वो होगा अजातशत्रु। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? चतुर्थ यानी चौथा, तो ये होगा कनिष्क के शासनकाल में। इस चीज़ को ध्यान देना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं कि आखिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किसके शासनकाल में हुआ। पहला आपने जान लिया आपने, और चौथा आपने जान लिया। अब बचा तीसरा, नहीं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो था, आयोजन जो था, कालाशोक के शासन में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में किया गया। कहाँ किया गया? द्वितीय बौद्ध संगत का जो आयोजन था, कालाशोक, ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु के 100 साल बाद। अब आता है भाई तृतीय। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में, ध्यान देना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तृतीय के बारे में। ये मौर्य शासक सम्राट जो थे अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, अब जो ये कनिष्क का जो शासनकाल था, जो ये चतुर्थ बौद्ध संगत हुआ था, ये हुआ था आपका कश्मीर में। ठीक है, ध्यान देना। और पहला वाला कहाँ हुआ था? मगध, ध्यान देना। दूसरा वाला कहाँ हुआ है? वैशाली। और तीसरा वाला कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र। इन मेरे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ या मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मेरे शब्दों को ध्यान देना।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, इतना विस्तार से शायद ही कोई आप सभी को बताएगा पढ़ाएगा, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई पढ़ो। प्रश्न नंबर 7, द्वितीय बौद्ध समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा बी, यानी वैशाली में। अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत। ये देखिए RO ARO में मेंस का सवाल है 2014, ठीक है। तो ये मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी पीसीएस का भी बच्चा देख सकता है, ये नहीं कि सिर्फ RO ARO के लिए देखो बाकी यूपी पीसीएस के लिए हटाओ, क्या देखें। देखिए सवाल कभी बदलता नहीं है, बस पूछे जाने का ढंग ही बदल जाता है, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें सारनाथ की भूमि, एक मिनट जो 1 मिनट, हाँ, इसमें पूछा गया सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो 8 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गुप्त काल से। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब इसकी विशेषता क्या है, कुछ तो विशेषता होगा, अभी ध्यान देना। स्पर्श मुद्रा वाली, भूमि स्पर्श यानी कि भूमि से वो चीज़ स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। क्या है इसके बारे में? ये आध्यात्मिक अभिव्यक्त, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया सर, थोड़ा छोटा कर दीजिए, मैं कर दूंगा अगली बार से। अब बात करें अगर प्रश्न नंबर 9 के बारे में, ठीक है। इसमें है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। बुद्ध द्वारा रूपांतरित, ध्यान देना, द्वारा, ये शब्द पे ध्यान देना। रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? 9 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सुभद, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। सुभद वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया। ध्यान देना, बुद्ध द्वारा रूपांतरित मतलब कह सकते हो कि बौद्ध धर्म में, कह सकते हो कि अपरिवर्तन, शिक्षा दीक्षा कह सकते हो एक हिसाब से। अंतिम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम है सुभद। ये चीज़ ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है। देखिए RO ARO में 2016 का प्री एग्जाम में पूछा गया है, अब इस बार पूछा जा सकता है एकदम चांस से। प्रश्न नंबर 10 में आ जाइए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 10 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि माध्यमिक। क्या होगा? माध्यमिक। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका उत्तर होगा सी, यानी माध्यमिक। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी लेना जरूरी हो जाता है। अब जानते हैं, देखिए मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। अगर पूछा जाए नागार्जुन जी का प्रसिद्ध रचना क्या है, तो उसका उत्तर होगा माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है, ठीक है। आपको समझ में आया? अगर आपसे कहा जाए कि माध्यमिक कारिका जो प्रसिद्ध रचना है, ये किसकी रचना है, तो उत्तर होगा आपका नागार्जुन। और इसको जो है अरे माध्यमिक कारिका है, इसको हम लोग सापेक्षवाद भी कहते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो भी मनुष्य या जो भी चीज़ें, वस्तु हैं, जो उत्पन्न हुई हैं, उनके उत्पन्न होने का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसको। 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, इसमें है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इस बात को आपको बताना है। आपको चैत्य और विहार में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ये कह सकते हो कि ये सवाल आसान भी है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है। पहले उत्तर जान लेते हैं, उत्तर जानना जरूरी है। उत्तर होगा बी, यानी चैत्य जो था वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो होता है, बिहार नहीं है, विहार है, ये निवास स्थान होता है। थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, चिता, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो जो चैत्य यानी कि चिता है, यहाँ पर जब किसी व्यक्ति की, मतलब जब किसी का मतलब कह सकते हो जब देहांत होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर उनसे संबंधित भी जो चीज़ें होती, जैसे कि जो भी चीज़ें उनसे संबंधित है, उस चीज़ को भी वहाँ पर अवशेष के रूप में दफना दिया जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं वो जो स्थान होता है एक उपासना का केंद्र बन जाता है, जैसे कि उसको हम चैत्य के साथ साथ स्तूप का भी नाम देते हैं, ठीक है, स्तूप। ये हो गया आपका चैत्य के बारे में। अगर डायरेक्टली पूछा जाए, चैत्य मतलब चिता संबंधी बातें की जा रही हैं, इसको हम स्तूप भी कह सकते हैं, और ये पूजा स्थल से होता है। जबकि जो विहार शब्द है, विहार, ठीक है, चैत्य गृहों, जहाँ चैत्य होता है मतलब चिता संबंधी मतलब स्तूप, उसी के आसपास, ठीक है, भिक्षुओं के रहने के लिए एक आवास बनाया जाता था, उसको विहार कहा जाता है, ठीक है, इसी के समीप में। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 12। इसमें कहा गया है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। 12 का सही उत्तर होगा सी, राजगृह में, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा सी, राजगृह में, ठीक है। अब
राजगृह यानी कि राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इस चीज़ को आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा सवाल था ये। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चेतग्रह स्थित है। तो 13 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कार्ले में। प्रश्न को ध्यान सुनना। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित, ध्यान देना, विकसित सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? कार्ले में। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है ये? अगर पूछा जाए कार्ले कहाँ है तो महाराष्ट्र राज्य में। ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा डी यानी कि गुजरात में, ठीक है। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र है। कहाँ है? गुजरात में। और ये किस क्षेत्र में है? तो काठियावाड़ क्षेत्र में, ठीक है। अब आइए बात करेंगे, इस वीडियो का अंतिम सवाल है और बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं अंतिम सवाल है। फिर आगे हम लोग जैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक मिनट जाइए। इसमें क्या कहा गया है? 2 सूची दिया गया है, 1 सूची 2 सूची। अब बताना कि कौन सा सूची जो जिसमें दिया गया है आचार, इसमें दिया गया सिद्धांत। तो बताना किस आचार का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर जान लेते हैं। पहले उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर होगा बी यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक है। अब आइए यहाँ हम बात करेंगे। 1 मिनट। यहाँ पे क्या है? लकुलीश जो आचार्य थे उनका सिद्धांत होगा पशुपथ, ठीक है। नागार्जुन का होगा शून्यवाद, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सी होगा भद्रबाहु, इनका संबंध होगा जैन से। और डी घोषाल का संबंध होगा आजीवक से। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ, तभी तो उस पर अच्छे से उसका निवारण मिल सकेगा आप सभी को। और मेरी कोशिश है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।